अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल हम उस बल को कहते हैं जिसमें किया गया कार्य आपका पथ पर डिपेंड नहीं करता, उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पे डिपेंड करता है, पथ पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पास 3 डायग्राम आपको दिया गया है। एक डायग्राम है जिसमें m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसे हम h ऊंचाई पर हम जाने पर जो कार्य करते हैं, ठीक है, किया जाता है। फिर यहाँ पास आपका वस्तु पहुंच गया है। तो इस स्थिति में हमारा जो संरक्षी बल हम क्या निकलेगा, ये होगा आपका W इक्वल टू होता है आपका Fs होता है। तो W इक्वल टू क्या आएगा, F आपका क्या है, गुरुत्वीय बल जो कि आपका mg होता है और विस्थापन क्या है आपका h है। तो इस डायग्राम के लिए हम इस प्रकार संरक्षी बल लिखेंगे। ये आपका डायग्राम ए के लिए था। ओके, ये आपका इस ए को मैंने समझाया। अब ये बी को मैं यहां पास मैं समझा रहा हूं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि संरक्षी बल में किया गया कार्य मार्ग पर डिपेंड नहीं करता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है। तो इस स्थिति में आपका वस्तु को पहले हम इस हाइट तक ए से बी तक लिफ्ट करा रहे हैं, फिर हम क्षैतिज दिशा में जाते हैं, फिर से हम सी से डी तक फिर से उसको हम लिफ्ट कराते हैं, फिर से हम क्षैतिज स्थिति में बाईं तरफ जाते हैं, फिर से हम इसे ई से एफ तक हम लिफ्ट कराते हैं। तो इस स्थिति में भी गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो है आपका, ठीक है, W इक्वल टू, ये आपका B का है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W इक्वल टू क्या है आपका Fs W इक्वल टू क्या आएगा, F का मान है आपका mg, s पहले ऊंचाई कहां तक है, A से B तक, प्लस फिर से B से C तक आपका कोई ऊंचाई नहीं है, हाइट नहीं है। और हमने इससे पहले भी पढ़ा था, यदि हाइट यदि ना हो तो आपका जो किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा जो है वो आपका शून्य होता है। तो इसे हम B और C को हम नगण्य मानेंगे। ठीक है, फिर हम लेते हैं mg C और D प्लस mg आपका फिर हाइट क्या है, E और F। तो ये W इक्वल टू होगा आपका mg AB प्लस CD प्लस आपका EF। AB CD और EF जो कि आपका H के इक्वल है, तो हम लिखेंगे W इक्वल टू mgh। ठीक है, तो यह संरक्षी बल का हमने सेकंड का निकाला। अब हम थर्ड डायग्राम को हम देखते हैं। इसमें भी आपका किया गया कार्य मार्ग पर डिपेंड नहीं करेगा। इसमें वस्तु को हम किस प्रकार लिफ्ट करा रहे हैं, इसको हम इस तरह हम लिफ्ट करा रहे हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि आपका यदि हम ये आपका क्या हुआ, इस प्रकार ये आपका बन रहा है। तो इसको भी हम किसमें चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं आपका एक ऊर्ध्वाधर घटक में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये, और एक हम किसमें चेंज कर सकते हैं, ये आपका क्षैतिज घटक में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका इस प्रकार होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका होगा इस प्रकार ये। तो आपका जो स्थिति है इसे हम क्या कर सकते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक या आपका क्षैतिज घटक, फिर से आपका एक ऊर्ध्वाधर घटक, ये आपका एक
क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक, ये आपका क्षैतिज घटक। तो इस स्थिति में भी हम क्या लेंगे, तीसरा को मैं लेता हूं क्षैतिज घटक को हम क्या लेंगे, शून्य लेंगे, और सभी ऊर्ध्वाधर घटकों का योग आपका किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। यहां पर सिंपल सा निकलेगा, किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यहां पर सम mgh, ये भी आपका सेम इस प्रकार ही आएगा। क्षैतिज घटक को हम शून्य लेते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक, सभी ऊर्ध्वाधर घटक मिलकर आपका h हाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, इस स्थिति में हम एक दो कंडीशन देख लेते हैं। इसका जो आपका संरक्षी बल के जो गुण है, पहला गुण हम लिखेंगे कि यह मार्ग पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, पथ की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता है, यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर आपका डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और दूसरा हम लिखेंगे, यदि हम एक कंप्लीट साइकिल लें, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, साइकिल का तात्पर्य है आपका, यदि हम इसे एक बंद परिपथ पर लें, बंद परिपथ का मतलब है वस्तु को हमने h ऊंचाई तक उठाया, फिर से यह h ऊंचाई तक ये आपको नीचे आ रहा है। तो इस स्थिति में देखिएगा, यहाँ पर पहले h ऊंचाई तक हमने उठाया, फिर नीचे आने पर वस्तु तो आपका क्या होता है, उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति वही सेम है। इस कारण क्या होता है, आपका बंद परिपथ के लिए संरक्षी बल जो होता है उसका वैल्यू होता है आपका शून्य प्राप्त होता है। जैसे कि इसके लिए आपका जब हम इसे ऊपर लिफ्ट करेंगे तो आपका बल क्या लगेगा, mgh लगेगा, और यही जब नीचे जब आपका लिफ्ट होगा तो यहाँ पर बल क्या लगेगा, माइनस mgh लगेगा। दोनों को यदि हम प्लस करेंगे mgh माइनस mgh, तो आपका ये वैल्यू होगा शून्य के बराबर प्राप्त होगा। बुक में यह सभी चीज बहुत ही विस्तार से डिटेल में दिया है, तो आप बुक पढ़ने के लिए, समझने के लिए बुक से आप पढ़िएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप उसी से नोट्स बनाइएगा। अगला टॉपिक आपका है असंरक्षी बल। असंरक्षी बल या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें किया गया जो कार्य है वह आपका पथ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है, जो आपका किया गया कार्य है पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और बंद परिपथ के लिए इसका जो किया गया जो कार्य है आपका शून्य नहीं होता। बंद परिपथ के लिए किया गया कार्य ये आपका शून्य के बराबर नहीं होता है। असंरक्षी बल मतलब हम ले सकते हैं जैसे कि आपका घर्षण बल। मान के चलो कोई वस्तु है, m0 कोई वस्तु है, इसे हम A से B तक ले जाते हैं, फिर हम B से क्या करते हैं, A तक ले जाते हैं। तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, WAB प्लस WBA, ये आपका नॉट इक्वल टू 0। असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य बंद परिपथ के लिए शून्य के बराबर नहीं होगा, और असंरक्षी बल पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम घर्षण बल को ले सकते हैं। अगला टॉपिक आपका है
ऊर्जा संरक्षण का नियम। हम जानते हैं ऊर्जा को न तो उत्पन्न हम कर सकते हैं और न ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। जैसे कि ऊर्जा का रूपांतरण का यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरण। एग्जाम्पल होगा आपका घड़ी में चाबी भरने पर जो ऊर्जा होती है वह आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहता है, और जब घड़ी जब चलता है तो वह गतिज ऊर्जा के रूप में आपका कन्वर्ट होता है, ठीक है, परिवर्तित होता है। दूसरा है आपका स्प्रिंग। स्प्रिंग को खींचने पर या उसे दबाने पर जो ऊर्जा संचित रहती है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही रहता है, और उसे हम यदि छोड़ देने पर वह आपका गतिज ऊर्जा के रूप में पुनः आ जाता है। तो इसमें क्या हुआ, रूप ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हुआ, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तन। एग्जाम्पल है आपका मोमबत्ती। मोमबत्ती जब आपका जलता है तो रासायनिक ऊर्जा आपका ठीक है, ये आपका आएगा प्रकाश ऊर्जा। तो आपका रासायनिक ऊर्जा जो है वो आपका प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तीसरा हम देख लेते हैं विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरण। यहां पास आपका एग्जांपल आएगा, जैसे कि हम किसी भी यंत्र को जब हम चलाते हैं, ठीक है, तो वह क्या होता है, उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होता है। जो भी आप घर में यदि आप मिक्सी यूज करते हैं तो मिक्सी यूज जब आप करते हैं तो जब आप करंट को ऑन करते हैं तो विद्युत ऊर्जा आपका किसमें कन्वर्ट होता है, आपका गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। और वह गतिज ऊर्जा ही क्या करता है, फिर आपका जो बर्तन जो होता है वो आपका क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा फिर किसमें कन्वर्ट होता है, आपका ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में आपका कन्वर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम देखें रासायनिक ऊर्जा का आपका विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण, तो हमारे पास एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि आपका सेल। सेल आप समझते हैं, घड़ी का जो सेल आता है, ठीक है, उसे यदि हम घड़ी में लगाएं तो वह किस में कन्वर्ट करेगा, उस रासायनिक ऊर्जा को वह गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा या फिर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। और उसी सेल को यदि हम टॉर्च में लगाएं तो वह जो आपका ऊर्जा का रूपांतरण होगा वह आपका रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होगा, ठीक है। ये हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरण। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरण से तात्पर्य है पंखा। पंखा को जैसे ही हम करंट सप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, आपका घूमने लगता है। तो ये आपका जब घूमता है तो कौन सा ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, और जब करंट सप्लाई करते हैं तो वो आपका विद्युत ऊर्जा होता है। इसका एग्जांपल हो गया आपका पंखा, ठीक है। ये आपका विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा के रूप में रूपांतरण। इसका एग्जांपल होगा आपका लाउड स्पीकर, ठीक है। जब भी हम लाउड स्पीकर में कुछ बोलते हैं तो करंट के जरिए ही वह कार्य करता है लाउड स्पीकर। तो और आपका आउटपुट क्या आता है, वहां से ध्वनि निकलता है। तो ये लाउड स्पीकर आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।